हेलो स्टूडेंट्स, जय CLC। माई सेल्फ किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम CLC सीकर। तो जैसा कि आप जानते हो, रोटेशन टॉपिक जो है वो अब अंतिम पड़ाव में है। तो इस टॉपिक से पहले हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था अध्यारोपण की विधि से शुद्ध लौटनी गति के दौरान किसी पिंड के विभिन्न बिंदुओं के वेग या उनकी चाल ज्ञात करना। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसी टॉपिक में कुछ चीज़ें अपन और यहाँ पर पहले पढ़ेंगे। तो मैं एक पॉइंट और ले रहा हूँ बेटे, और वो पॉइंट है अध्यारोपण की विधि से परिणामी त्वरण ज्ञात करना। क्लियर? जैसे अपन ने पढ़ा था ट्रांसलेटरी और रोटेशन का सुपर इम्पोज किया था, और फिर हमने अलग अलग बिंदुओं के परिणामी वेग ज्ञात किए थे, वैसे ही त्वरण ज्ञात करेंगे। अच्छा, जैसे देखो, मान लो ये कोई वस्तु है, एक तो गोलीय पिंड है, और सबसे पहले अपन लेते हैं इसकी ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन में आप जानते हो कि शुद्ध स्थानांतरीय गति में वस्तु के सारे बिंदुओं के रेखीय पैरामीटर समान होते हैं। इसलिए यदि इस बिंदु का त्वरण a है तो इस बिंदु का भी त्वरण a होगा, और इस बिंदु का भी त्वरण a होगा, और इसका भी a होगा, तो इसका भी a होगा। और ये मैंने ली है बेटा शुद्ध स्थानांतरीय गति, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन होने पर ऐसा होता है। प्लस अगर वस्तु प्योर रोटेशन करे, अब प्योर रोटेशन में उसके पास कई संभावनाएं हो सकती हैं। देखो, रोटेशन इस प्रकार से भी हो सकता है कि एक समान कोणीय वेग बनाए रखते हुए, जब एक समान कोणीय वेग होगा, जैसे एक बात यहां लेता हूं, गति इसमें हो एक समान ओमेगा से, तो ओमेगा नियत होगा, और ऐसे केस में जो अल्फा होता है, कोणीय त्वरण होता है, वो आप जानते हैं डी ओमेगा बाई डी टी, वो तो 0 हो गया एक समान ओमेगा में। और अगर ओमेगा बेटा परिवर्ती हो, तो परिवर्ती होने पर ओमेगा परिवर्ती हो, या उसको अपन असमान कह सकते हैं। यहां पर इसको मैं एक समान कह दूं, उसको कह दूं असमान। ओमेगा से गति होने पर अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी होगा, और वो नॉन जीरो होगा। तो अल्फा है अथवा नहीं है, उस आधार पर हम समझते हैं। जैसे पहले मानता हूं कि एक समान ओमेगा है। अब एक समान ओमेगा में तो एक समान वृत्ताकार पथ पे गति हो गई। तो इसका मतलब अगर मैं इसको सेंटर ऑफ मास मान लूं, और वस्तु इस प्रकार से अगर ओनली कोणीय वेग ओमेगा से गति करती है, तब हम पुनः यहां पर इन सारे बिंदुओं के त्वरण देखें, तो एक समान वृत्ताकार पथ पे गति होने पर तो आप जानते हैं वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का त्वरण है, और उसको आप कहते हो अभिकेंद्रीय त्वरण, जो हमेशा वृत्ताकार पथ के सेंटर की तरफ होता है। बेटे जी, इस तरफ सेंटर की तरफ, या सेंटर की तरफ, यहां पर भी सेंटर की तरफ, और ये भी सेंटर की तरफ। अगर इस दृढ़ पिंड की रेडियस कैपिटल R है, तो परिधि पे जो कण है उनकी भी वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R हो जाएगी। तो अब हम इस बिंदु का ज्ञात करते हैं त्वरण। तो बेटे जी आप जानते हो अभिकेंद्रीय त्वरण जो होता है AC, वो आपने पढ़ा है v² बाई R, v इक्वल टू होता है R ओमेगा। ये R तो सिंपल वर्ताकार पथ की त्रिज्या है, उसको बदल लेते हैं अपन। तो जैसे आप जानते हैं v² v इक्वल टू हो गया आपका ओमेगा R ओमेगा, इसका स्क्वायर अपॉन R, इसको सोल्व करने पे हुआ ओमेगा स्क्वायर इंटू R। परंतु हमारे इस एग्जाम्पल में R का मान कितना है? कैपिटल R के बराबर। तो इस कंडीशन में ये हो गया बेटा ओमेगा स्क्वायर इंटू R। तो अब सेंटर की तरफ ये बेटे जी ओमेगा स्क्वायर इंटू R, इस तरफ भी क्या हुआ? ओमेगा स्क्वायर इंटू R, यहां पर भी ओमेगा स्क्वायर इंटू R, और ये भी ओमेगा स्क्वायर इंटू R। एक ही त्वरण है। परंतु जैसे ही वस्तु असमान ओमेगा से गति करना शुरू करेगी,
तो फिर अल्फा भी एग्जिस्ट हो जाएगा। और अल्फा के आने पर क्या होगा बेटे, स्पर्श रेखीय त्वरण AT, जिसको अपन कहते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण AT, जो है R इंटू अल्फा, और यहाँ परिधि वाले जो बिंदु हैं उनके लिए आप इसको क्या कर सकते हो, R इंटू अल्फा। तो इतना स्पर्श रेखीय त्वरण भी उत्पन्न हो जाएगा, तो उसको भी लिखना पड़ेगा। तो देखें अब इसको कैसे बताऊं, देखो भाई, इसको अगर अपन यहाँ पे लिखाएंगे तो अगर वस्तु यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो इस वाले बिंदु का त्वरण इस तरफ होगा, इस वाले का इस तरफ बेटे जी, इस वाले का इस तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा। कितना होगा, तो ये वो आपका अल्फा इंटू आर, ये भी बेटा जी अल्फा इंटू आर, ये भी अल्फा इंटू आर, ये भी अल्फा इंटू आर है। समझे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोटेशन होने पर अल्फा आर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो प्रश्न ध्यान से समझना पहले कि वो एक समान ओमेगा की इक्वेशन दे रखा है या असमान ओमेगा से दे रखा है। मेरे हिसाब से दोनों कर लोगे। अब देखो, अगर मैं इसको मानता हूं असमान और दोनों को सुपरइम्पोज कर दूं, तो दोनों की सुपरइम्पोज होने के पश्चात अब हम इसका जब अध्यारोपण कर देंगे, तो अध्यारोपण होने के पश्चात अब आपसे पूछे कि इसके अलग अलग जो पॉइंट है उनकी त्वरण अगर हमें ज्ञात करने हो तो उनके परिणामी त्वरण हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। ये सेंटर ऑफ मास, और एक बात और सुनो पहले कि जो सेंटर ऑफ मास है ना, इस सेंटर ऑफ मास वाले बिंदु का, इसका अपन निकालते हैं अल्फा इंटू आर। देखें आर अल्फा, तो आर इसका 0 हो गया, इसलिए इसमें योगदान कितना, 0 है। अल्फा आर वाले त्वरण का इसमें योगदान 0 है। ओके, इसलिए मैंने इसमें शामिल नहीं करना। तो अब देखो सेंटर वाला पॉइंट है, इसका तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन के कारण ही त्वरण बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ ए है। तो इसका त्वरण तो है किस तरफ, दाईं तरफ ए बेटा। क्लियर। आप अब इस बिंदु का देखोगे तो इसमें सेंटर की तरफ देखो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अच्छा जी, उसके बाद देखो इसका ए है वो ट्रांसलेटरी मोशन का, और इस तरफ हो गया आपका आर इंटू अल्फा ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन। तो इस तरह से इसके पास ये त्वरण हो जाएंगे। आप इस बिंदु का देखेंगे तो देखो यहां पर भी आप इसका त्वरण निकालेंगे, सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो गया, इस तरफ इसका ए हो गया, और इस तरफ हो गया आपका आर इंटू अल्फा। यहां पे देखोगे इस तरफ देखो एक पहले से ए पड़ा था, नीचे है वो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बन गया, और आर इंटू अल्फा भी इस तरफ, ये दोनों जुड़ जाएंगे। वो इस बिंदु का निकालना हो तो ये ओमेगा स्क्वायर इंटू आर अंदर की तरफ बन गया, ये हो गया आपका आर इंटू अल्फा, और साथ में इसी तरफ हो गया बेटा जी ये ट्रांसलेटरी मोशन का एक्सेलरेशन। क्लियर। तो अब इस तरह से आप इस बिंदु का, इन सारों का अलग अलग त्वरण ज्ञात कर सकते हो। ऐसे हम लोगों ने क्या था, वेग ज्ञात करते समय वेग भी हमने ज्ञात कर लिए थे। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो लेते हैं। ये तीनों चीजें आप अच्छे से नोट कर लेंगे, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अब देखो हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। या क्वेश्चन से पहले मैं 2 पॉइंट और आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 2 के चलो मैं 3 पॉइंट लेता हूं। तो एक तो पॉइंट ये है कि शुद्ध स्थानांतरीय गति में, शुद्ध स्थानांतरीय गति में संपर्क बिंदु का वेग, जो तन पृथ्वी के साथ संपर्क बिंदु था का वेग का परिणामी वेग 0 होता है। ये बात आपको हमने अच्छे से समझाई थी, याद है ना। जैसे ये वस्तु है, ये मान लो अर्थ सरफेस मान लेता हूं, ये पॉइंट था, आपने मान लो वस्तु इस तरह से ओमेगा से चल रही, इसका सेंटर मास, उसका वेग कितना है बेटा VCM, और ये ओमेगा इसका कोणीय वेग था, r इसकी रेडियस थी, तो इसके इस तरफ वेग क्या था, ये तो VCM, और ये था आपका r ओमेगा। दोनों कैसे था आपस में बराबर, और दोनों के बराबर होने पर ये जो वस्तु का ये वाला पॉइंट P है, ये P पृथ्वी के साथ स्थिर बना रहता है। ऐसा नहीं कि फिसलता हुआ जा रहा है, इसमें किसी प्रकार की कोई फिसलन नहीं है, ठीक है। परंतु अगर इसमें फिसलनी गति हो जाए, बात ये इंपॉर्टेंट है, फिसलनी गति हो जाने पर क्या होगा,
तो देखो बी दूसरा पॉइंट में ले रहा हूं, यदि संपर्क बिंदु का पृथ्वी के सापेक्ष वेग u हो तो, ये पहले शून्य है, शून्य क्यों हुआ, क्योंकि VCM माइनस आर ओमेगा बराबर 0, और वो इसलिए था क्योंकि VCM और आर ओमेगा आपस में बराबर है ना। परंतु इसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर यहां पे संपर्क वाला बिंदु, अब पृथ्वी तो रेस्ट में है और फिर ये फिसलता हो आगे, कब फिसलेगा, तो तभी पॉसिबल है। अब आगे फिसलन हो सकती है, पीछे भी हो सकती है। पीछे तब होगी जब आर ओमेगा बड़ा होगा, और आगे फिसलन कब होगी जब VCM का मान बड़ा होगा। दोनों पॉसिबल है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर मान लो ये दाईं तरफ इसका फिसलन हो रहा होगा, उस कंडीशन में इस पॉइंट का नेट स्पीड कितना है, u है, पृथ्वी के सापेक्ष u है, तो वो u वैसे है कितना, VCM माइनस का बेटा जी आर ओमेगा, VCM माइनस आर ओमेगा। ठीक इसी प्रकार से मान लो त्वरण हो, यदि संपर्क बिंदु का पृथ्वी के सापेक्ष त्वरण, अच्छा इसमें सापेक्ष त्वरण a है, तो अब a कितना होगा, जैसे इस प्रकार से मैंने यहां बताया आपको, वैसे इसका a भी होगा। a कितना होगा, देखो ACM माइनस कौन सा आर अल्फा, आ जाओ इसमें वापिस, यहां इसके पास ये a है और ये आर अल्फा है, बराबर हो तो प्योर है। पर मान लीजिए a का मान बड़ा हो जाएगा और आर ओमेगा छोटा हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, वहां फिर फिसलनी गति होगी, और फिसलनी गति होने पर फिर इसका त्वरण कैसा हो जाएगा, वो जो पृथ्वी सापेक्ष अपन निकालेंगे। अब देखो ध्यान देना, ये जो a है वो क्या है, ACM है। सेंटर वाले पॉइंट का जो भी त्वरण होता है उसको अपन लेते हैं ACM। चाहो तो आप इसको सभी को ACM लिख सकते हो, ये ACM है। तो यहाँ इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको यहाँ बताया है कि अब a जो पॉइंट है, सॉरी a जो यहाँ पे त्वरण वो क्या है, ये वस्तु का जो संपर्क बिंदु है, उस संपर्क बिंदु का पृथ्वी के सापेक्ष त्वरण है और नॉन जीरो है। क्लियर। और इसको कैसे ज्ञात करना है, वो आपका आ जाएगा ACM माइनस आर अल्फा। क्लियर। तो हम अब इसमें जो अभी तक अपन डिस्कस करें, इनके अपन 3-4 एग्जाम्पल उनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बेटे, तो आ जाओ। सबसे पहले एक प्रश्न हम ले लेते हैं। तो जो हम लोगों ने वेग ज्ञात किए थे, याद हो, संपर्क बिंदु का परिणामी वेग शुद्ध लौटनी गति में कितना, 0 था। ऊपर जाने के साथ फिर बीच वाले का यहाँ v/2, फिर v, 3v/2, फिर कितना 2v, इस प्रकार से हम लोगों ने वेग ज्ञात किए थे। तो उन सारी बातों का फिर हमें उपयोग में लेते हुए कुछ एग्जाम्पल हैं वो करने हैं। तो जैसे अपने प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 5 इसको देखें, जिसमें देखो प्रश्न आप पढ़ लो। वहां पर प्रश्न साफ कह रहा है कि एक r रेडियस और m द्रव्यमान की वलय है, ये r त्रिज्या स्मॉल m द्रव्यमान की वलय, और इसके इन 3 बिंदुओं पर m, ये m द्रव्यमान, और यहां पे बेटा जी m, और यहां पर 2m, इस तरह के 3 कण दिए गए हैं जो परिधि पर चिपकाए गए हैं, चिपक गए भैया। क्लियर। तो प्रश्न आप देखें, प्रश्न यहां पर कि स्मॉल m द्रव्यमान व r रेडियस की वलय से 3 द्रव्यमान चित्रानुसार जुड़े गए हैं। वस्तु बिना फिसले लुढ़कती है, तो दी गई स्थिति में निकाय की कुल गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपका ये है भाई। और गति किस प्रकार की है, बिना फिसले लुढ़कती हुई गति, बिना फिसले वस्तु लुढ़क रही है। तो अब बता दें इसका
एनर्जी का वैल्यू कितना होगा। क्लियर, बहुत एक सुंदर प्रश्न है। तो अब ऐसे प्रश्नों को जब आप सोल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले काम ये है अपना कि वलय यहां पर है और साथ में 3 कण भी जुड़े हुए हैं और यहां अब सबकी गति आपको देखनी पड़ेगी और साफ ध्यान देना कि गिवन कंडीशन पर ही निकालनी है, अगले क्षण में तो उनका फिर खेल ही बदल जाएगा अलग। कैसे बदलेगा, देखो इस पूरे सिस्टम में हमारे पास एक तो वलय है, फिर 3 कण है, तो वलय को नंबरिंग कर रहा हूं मैं 1, फिर ये जो इस वाले कण को मैं कह रहा हूं बेटा जी 2, ये 3 और ये बेटा जी है 4। क्लियर। अच्छा, इसमें आपको एक बात और दे रखी है कि इसके सेंट्रोमास की स्पीड है वो है v0, इसका सेंट्रोमास उसकी स्पीड है बेटा जी v0 है। बाकी सब हम लोगों को सॉल्व करके फिर बतानी है क्या है क्या नहीं है। तो देखो सेंट्रोमास का खेल तो पता है अपने को, तो अब जैसे मैं इसको सामान्य ये देखूं, आपसे पूछिए कि इस पूरे सिस्टम की जो कुल गतिज ऊर्जा है वो कितनी है, ये तो पता ना। अब ये किस किस की, जैसे एक तो मैं कर दूं K1 प्लस बेटा K2 प्लस K3 प्लस K4, इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे। तो K1 पे पहले विचार करें, K1 किसकी है, वलय की, और वलय किस प्रकार की गति कर रही है भाई, शुद्ध लौटनी गति कर रही है। तो शुद्ध लौटनी गति जब कर रही होती तब उसके पास एनर्जी कितनी होती है, तो K1 का मान कितना, देखो याद करो आप, ये क्या है, वलय की एक तरह से कुल गतिज ऊर्जा है जिसमें ट्रांसलेटरी भी है और रोटेटरी भी है। तो आप याद करो इसकी, ये K1 वैसे क्या है, इसकी K टोटल है और वो कितनी होती है 1 प्लस बीटा इंटू K ट्रांसलेटरी, याद करो इसमें दोनों प्रकार की ऊर्जाएं, वो फॉर्मूला आप लगाने कर सकते हो। तो पहले मैं इसका काम पूरा कर दूं तमाम, तो 1 प्लस बीटा, अब जानते हैं वलय का बीटा कितना 1 होता है, तो देखो 1 प्लस 1 कर दूं 2, ये हो गया 2 इंटू KT कितना, देखो हाफ m इंटू V0 स्क्वायर। इसका मास कितना वलय का स्मॉल m है, इसकी स्पीड कितनी है V0 सेंटर मास की। तो अपना यहां तक तो खेल आपको समझ में आ गया कि इस वलय की जो एनर्जी है काइनेटिक वो तो है m इंटू V0 का स्क्वायर। अब रही इन सब की बात, तो इन पे आ जाते हैं। तो देखो इस बिंदु पे चूंकि पार्टिकल चल भी रहा है घूम भी रहा है, तो इस बिंदु पे आपने पढ़ा था इसकी ट्रांसलेटिव स्पीड कितनी है V0, और ड्यू टू रोटेशन क्योंकि आप जानते हैं शुद्ध लौटनी में जो स्पीड यहाँ V0 है उतनी ही थी r ओमेगा, तो आप इसके स्थान पर भी क्या लिख सकते हो V0, इसलिए यहाँ इसकी ड्यू टू रोटेशन भी स्पीड कितना V0 है। अब V0 और V0 बेटा किस में है 90 डिग्री पे है, तो ये नेट इसकी स्पीड कितनी आ गई 290 पे होने पे √2 V0। दूसरे पार्टिकल की भी अपन एनर्जी निकाल लेते हैं और ये सिद्ध शुद्ध ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशन के साथ होने से इसकी नेट अपन स्पीड निकाल ली है। तो अब इसकी एनर्जी निकालने में कोई आवश्यकता, कोई बड़ी इसमें समस्या वाली बात नहीं है। इसका मास कितना बेटा स्मॉल m, इसकी स्पीड कितनी है √2 V, इसका करो स्क्वायर, तो 2 V0 स्क्वायर कर दूं क्या, 2 V0 का स्क्वायर प्लस, अब देखो जितनी एनर्जी इसकी है ना, मैं इसमें आ रहा हूं 4 में, पहले 4 वाले में, पर इसका मास अलग है, छोड़ो इसको। अब आते हैं अपन यहां पर, इसकी स्पीड याद करो, यहां पर ड्यू टू ट्रांसलेटरी V0 ड्यू टू रोटेशन भी, तो 2 V0 हो गया, तो इसकी भी लिख दो एनर्जी, देखो हाफ मास इसका m और 2 V0 का स्क्वायर, तो क्या लिखें बेटा 4 V0 का स्क्वायर प्लस, अब इसको K4 को लेते हैं, तो बेटे इसके पास स्पीड V0 तो ट्रांसलेटरी वाली और ये V0 कौन सी ड्यू टू रोटेशन वाली, दोनों की एंगल पे है 90 पे, तो इसकी भी एनर्जी, इसका स्पीड कितना वो भी √2 V0 आ गया, आया ना। तो निकालो इसकी भी एनर्जी, इसको यहां जोड़ रहा हूं मैं, हाफ मास कितना देखो 2m इंटू स्पीड √2 V0 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2 V0 स्क्वायर। बस अब इन सबको आप जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ो भाई, इन सबको जोड़ो। तो पहला तो आ गया था आपका m इंटू V0 का स्क्वायर प्लस, इसमें देखो बेटे यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये भी हो गया आपका m V0 स्क्वायर प्लस, इसमें देखो यहां इसको उड़ा दें अपन, ये हो गया आपका 2m V0 स्क्वायर, 2m V0 स्क्वायर प्लस, इसमें देखो यहां से इसको उड़ा दो, ये भी हो गया आपका 2m V0 का स्क्वायर, तो 2 + 2 4 + 1 1 कितना 6 6m इंटू V0 का स्क्वायर, ये हो चुकी इसकी
टोटल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो ऐसे अपने को क्वेश्चन करने, देखो आराम से इसको ढंग से समझ लो आप। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अगला एग्जांपल है कि ये दे रखी है अपने को एक वस्तु, बहुत अच्छे से समझ के प्रश्न करना। इसकी रेडियस ये हमको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर नहीं, इसको हम लेते हैं 2 मीटर। क्लियर? और इसके सेंट्रोमास का त्वरण आपको दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा जी, यहां आपको स्पीड दे रखी है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और प्रश्न है 2 मीटर त्रिज्या का एक गोलक ब्लॉक पर शुद्ध लौटनी गति कर रहा है, तो इसका अल्फा ज्ञात कीजिए। आपको इसका निकालना है अल्फा। दिया क्या हम लोगों को? सेंट्रोमास का त्वरण दे रखा है ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये पृथ्वी के सापेक्ष किस त्वरण से चल रहा है? वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां जो स्पीड दे रखी होती है, त्वरण दे रखा होता है, वो पृथ्वी के सापेक्ष का है। यदि पृथ्वी रेस्ट में होगी तो कितने से चलेगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चलेगा ये। क्लियर? तो ये इस संपर्क बिंदु का आपको त्वरण दे दिया गया। अच्छा, अब आपको मालूम है कि अगर इसमें ये आगे यूं चल रही है तो इसका रोटेशन तो यूं होगा ना, तो इस बिंदु की स्पीड पीछे होगी। अब आप समझें कि आपको वैसे इस जो भी आपके पास ये बॉडी है, इस बॉडी का जो नेट त्वरण वो कैसा पीछे और कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहां जो लिखा हुआ ना ये क्या है? एक तरह से ये है वस्तु का पृथ्वी के सापेक्ष त्वरण। तो हमने पढ़ा था इसका ए जो रिलेटिव है वो, अगर आप देखें इसका नेट है दाईं तरफ है, तो वैसे आपको याद हो तो इस तरफ तो ए सी एम, और इस तरफ था आपका आर इंटू अल्फा, है ना। तो आर अल्फा की ज्यादा होने से ही तो नेट इस तरफ आएगा ना। तो अपन इसको क्या लिखें? देखो आर अल्फा माइनस ए सी एम, और ये रिलेटिव जो हमारे पास है 2। आपको इससे पूछा क्या? अल्फा। तो अल्फा निकालना है तो इसको उधर ले आता हूं, देखो, और तो ये हो गया आपका, इस दोनों ऐड हो गए, तो ए रिलेटिव प्लस कौन सा? ए सी एम इज इक्वल टू आर अल्फा। और इससे अपन अल्फा निकालते हैं तो ए आर प्लस ए सी एम अपॉन ये हो गया आपका आर। आइए साहब, ए आर हमारे पास क्या था? ए रिलेटिव, याद करो ये है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस ए सी एम कितना बेटे जी? 4, अपॉन रेडियस कितनी थी? 2, तो 4 और 2 6, प्लस 6 अपॉन 2 कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, ये है आपका अल्फा, है ना, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे प्रश्नों में जो ये अपने पास से गोलीय वस्तु है, नीचे जो दे रखी सरफेस वाली वस्तु, तो यहां जो स्पीड आपको या त्वरण दिया जाए ना, वो हमेशा क्या होगा? पृथ्वी के सापेक्ष का वेग अथवा त्वरण आपको दिया होगा। क्लियर? तो ये प्रश्न आपका हो गया भाई। अब देखो मैं इसी में एक प्रश्न आपको और दे रहा हूं, उसको भी बहुत अच्छे से आप समझ करके इसका आंसर देंगे। फिर बात अच्छे से नोट कर लेना इस बात को। मान लो ये तो गोलीय वस्तु है, नीचे प्लांक है ना, कोई तख्ता मान लो आप, या कोई प्लेट मान लो, तो इस प्लेट पर जो भी दिया जाए वो हमेशा इस वस्तु के संपर्क बिंदु का पृथ्वी के सापेक्ष मान होगा। त्वरण होने पे त्वरण और वेग होने पर वेग। जैसे आप यहां आ जाइए भाई, जो अगला प्रश्न है उसमें देखो, ये एक प्लांक दे रखा है, प्लेट दे रखा है, इसकी स्पीड दे रखी है आपको वीपी, और फिर एक दे रखी है गोलीय वस्तु, इस गोलीय वस्तु का सेंटर ऑफ मास का वेग दे रखा है वीसी। तो प्रश्न फिर समझ लें, ये 2 वेग दे रखे हैं, वीसी और वीपी दिए हुए हैं। क्लियर? और प्रश्न लिखा कि समस्त वेग धरातल के सापेक्ष हैं। लैंग्वेज नोट कर लो, समस्त वेग धरातल के सापेक्ष हैं। प्लांक पर शुद्ध लौटनी गति करते बेलन, प्लांक पर शुद्ध लौटनी गति करते बेलन कि बिंदु ए, तो यहां जो पॉइंट है उसको मैं ए ले रहा हूं, बिंदु सॉरी बिंदु ए यहां है बेटे, बिंदु ए, इसको मैं कह रहा हूं बिंदु पी, ये पॉइंट पी है। बिंदु ए
का वेग ज्ञात कीजिए। आपको इसमें टॉप पॉइंट जो है इसका वेग ज्ञात करना है। क्लियर? आपको यहां इसका वेग ज्ञात करना है और यहां कुछ आपको दे दिया गया है। तो एक बार मैं ऐसे पूछूं आपसे कि यहां इसका वेग वैसे होता क्या है। आपको मालूम है कि यहां इसका वेग मान लो ड्यू टू ट्रांसलेटिव मोशन कितना vc प्लस ओमेगा इंटू आर, ये तो होता है। तो आपको वैसे ज्ञात करना क्या है, आपको ज्ञात करना है va, वो है देखो vc प्लस ओमेगा इंटू आर। विच तो आपको दिया पर ओमेगा आर आपको दिया हुआ नहीं है, तो बस कैसे न करके आपको इसका मान ज्ञात करना है। फिर सुन लो बात, समझ मान लो आपको पूछा ए बिंदु का परिणामी वेग पूछा है। आप देखें इसका सेंटर मास दाईं तरफ गति कर रहा है, इसलिए सारे कण दाईं तरफ गति करेंगे तो इसका वेग भी कितना आ गया, vc आ गया ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन। अब आगे यूं चल रहा है तो इसका रोटेशन यूं होगा डेफिनेट। जब इसका रोटेशन इस तरह से होगा तो इसमें ओमेगा आर भी आएगा, मैंने ज्यूम कर लिया। तो अब इस बिंदु ए का नेट वेग कितना है, vc प्लस ओमेगा आर, पर ओमेगा आर आपको दिया हुआ नहीं है, इसको कहीं से लाना पड़ेगा। क्या दिया आपको, आपको दिया कि बिंदु P जो है, जो पृथ्वी के संपर्क में है, इस संपर्क बिंदु का वेग कितना है, vp है। अब आओ देखो यहां और थोड़ा चिंतन करो। इस संपर्क बिंदु का वेग ड्यू टू ट्रांसलेटिव मोशन तो vc हो गया, ड्यू टू रोटेशन किस तरफ बेटा जी, इस तरफ है, वो आपको ओमेगा इंटू आर है। अब ये कह रहा है कि इस बिंदु का पृथ्वी के सापेक्ष जो वेग है v रिलेटिव, जिसको बोला इसने vp, वो कितना देखो vc माइनस का ओमेगा आर। ध्यान दो आप, हमने बार बार कहा है यहां जो भी वेग दे रखा होता है वो इस संपर्क बिंदु का पृथ्वी के सापेक्ष वेग अथवा त्वरण दिया होता है। तो हमको यहां पर इस पॉइंट का पृथ्वी के सापेक्ष वेग दिया हुआ है कितना, vp, तो v r के स्थान पर vp कर दूं। अब मैं कह रहा था कि मुझे v r ओमेगा r का वैल्यू पता नहीं है, इसे याद कर लो, vc vp आपको दिए हुए हैं। तो अब इससे देखो, इसको उधर लाता हूं, इसको उधर लाता हूं, तो इसको सॉल्व करने पे ओमेगा इंटू आर की वैल्यू होगी बेटा vc माइनस का vp। तो अब इसके स्थान पे आप क्या पुट कर सकते हो, vc माइनस vp। अब इसको सॉल्व कर दो, तो va कितना बेटा था, vc माइनस का ओमेगा आर, तो vc माइनस ये हो गया आपका vc माइनस का vp। अब इसको सॉल्व करें, माइनस vp vc, कहीं गड़बड़ कर दिया क्या हम लोगों ने, vc माइनस ओमेगा आर इक्वल टू vp, ठीक बात है। अच्छा गलती बताओ कहां करी है अपन ने, आपको निकालना v a, तो v क्या है, vc प्लस ओमेगा आर है ना, तो इसको प्लस करें बेटे। अब इसको प्लस करेंगे तो vc प्लस vc, ओके, इसको इसके साथ ऐड कर दो तो 2vc माइनस vp। बोलो हो गया ना। तो ऐसे प्रश्न आप कर डालो। तो इन तीनों एग्जाम्पल को एक बार फिर देख लें, अच्छे से नोट कर लें। तो अभी जो हम इससे पहले पढ़े ना, उन सारी बातों को हमने इन प्रश्नों में समाहित कर लिया है। ठीक है बेटे, अब एक पॉइंट और नोट कर लें। लौटनी गति में किसी दृढ़ पिंड रिजिड बॉडी का कोणीय संवेग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मान लो ये वस्तु जिसकी रेडियस अपन मान लें कैपिटल आर और इसका सेंटर मास है, उसका वेग मान ले अपन बेटा v नॉट। चलो, शुद्ध लौटनी गति होने पर ये किसी ओमेगा कोणीय वेग से रोटेशन भी कर रही है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में चलो इसमें ऐसे करता हूं, इस पॉइंट को मान लेता हूं इसका संपर्क बिंदु P और एक पॉइंट यहां मान लेता हूं ये इसका है ओरिजिन, मूल बिंदु। तो ये वस्तु जिसकी आर रेडियस थी, सेंटर मास का वेग v नॉट
और ओमेगा इसका कोणीय वेग से इस प्रकार से लौटनी गति करते हुए आगे बढ़ रही है, तो हमसे पूछेंगे कि बिंदु P के सापेक्ष यानी इसके संपर्क बिंदु के सापेक्ष इसका कोणीय संवेग कितना है, या पूछ सकते हैं अपन से कि इस O बिंदु के सापेक्ष इसका कोणीय संवेग कितना है। तो सबसे पहले मैं ज्ञात करता हूं इसमें फर्स्ट संपर्क बिंदु P के सापेक्ष कुल कोणीय संवेग। कुल मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इसमें दो गतियां हैं, ट्रांसलेटरी मोशन भी है और रोटेशन भी है। तो मैं इसको लिखूं J टोटल बराबर J ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन प्लस J ड्यू टू रोटेशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन की बात अपन करें, दोनों का मान लिखें तो देखें भाई, ट्रांसलेटरी में तो उसका mv/r से अपन ज्ञात करते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन में मैंने आपको कहा था किस प्रकार से आपको J निकालना है, और चलो इनकी डायरेक्शन भी मैं साथ में नोट कर दूं। तो ट्रांसलेटरी मोशन में अगर इसका मास, इस वस्तु का द्रव्यमान मान लो m है और इसका सेंटर मास अगर v0 से मूव कर रहा है, तो इसका संवेग भी इस तरफ ही है, कितना m इंटू v0। ये इसका है रेखीय संवेग p। तो रेखीय संवेग की तरफ अपन खींचे इसकी एक्शन लाइन, ये लो बेटा, ये हो गई इसकी, इसको हम कह सकते हैं इसकी एक्शन लाइन ऑफ मोमेंटम बन गई, कोई समस्या नहीं है। बिंदु P के सापेक्ष तो पहले अपन ने लाइन बना ली, उसके बाद देखो आपको इसमें ज्ञात करना R परपेंडिकुलर, उसके लिए अपन क्या करते हैं P बिंदु से इस एक्शन लाइन पे खींचते हैं नॉर्मल, ये नॉर्मल यहाँ कटेगा, तो इसका मतलब ये जो रेडियस है वही क्या बन गई इसकी R परपेंडिकुलर। आपको निकालना, डायरेक्शन निकालनी है तो O P से, ये मान लो यहाँ पॉइंट आपका, वैसे इसको मैं O मान लो, इसको P मान लो, तो O से P की तरफ ये बन गया इसका, देखो R केप, इस तरफ P, R क्रॉस P, किस तरफ तल के लंबवत नीचे, इसका कोणीय संवेग आ गया, हुआ ना। तो इस कोणीय संवेग का परिमाण हम जो लिखते हैं, मैंने याद करो आपने सिखाया था कि J का मोड इंटू J केप, ये तो था ना, प्लस इसका फिर आपको ये रोटेशन का इसका अलग केस है। तो इसको देखो पहले, J का परिमाण कितना है, तो एक तो हमारे पास है ये तो आपका P इंटू टॉर्क आर्म, ये इसका परिमाण है। तो क्या लिखूं, देखो m v0 इंटू कैपिटल R, ये लो बेटे, और दिशा लिखनी हो तो माइनस का k के प्लस, अब आती है बात किसकी, रोटेशन की, कोई इश्यू नहीं, इसको भी देखो आप, बस तो इस प्रकार से कोणीय वेग से गति कर रही है। तो इसका तो कोणीय संवेग जो है वो अगर मैं इस घूमने की दिशा में अपनी अंगुलियां मोड़ दूं, उस कंडीशन में जो थंब है, अंगूठा है, वो कोणीय संवेग की दिशा को दर्शाता है, वो तल के लंबवत तो नीचे है, वो भी कैसा, माइनस के केप में आ गया। और ड्यू टू रोटेशन आपने पढ़ा था कि इसका जो कोणीय संवेग है ड्यू टू रोटेशन वो है आपका I इंटू ओमेगा, वेक्टर फॉर्म में जिस तरफ ओमेगा होता है उस तरफ ही क्या होता है, J रोटेशन होता है। तो ध्यान दें, ओमेगा किस तरफ, ध्यान, ये नहीं ओमेगा इस तरफ नहीं है, ये तो है घूमने की प्रवृत्ति। ओमेगा की दिशा अपन ज्ञात करते हैं वो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से निकालते हैं, घूमने की तरफ हमारी अंगुलियां हो तो अंगूठा ओमेगा शो करता है। इसका मतलब ध्यान दो आप, ओमेगा भी इसमें नीचे की तरफ है और J भी इसका नीचे की तरफ ही है, दोनों डाउनवर्ड है, तो I इंटू ओमेगा। अब इसमें I जो है वो क्या है, इस बिंदु के सापेक्ष, जो O पॉइंट है ये किस बिंदु के सापेक्ष रोटेशन कर रही है, इसको चलो मैं यहाँ इसको सेंटर मान लो C, तो C के सापेक्ष इसका है ये, तो ये हम इसका मान लिख सकते हैं इसके सेंट्रो मास के सापेक्ष। तो वैसे ICM कर दो, देखो ये बात पल्ले पड़ी क्या, ICM इंटू ओमेगा। तो देखो इसको अपन लिखे ICM, और किस प्रकार की वस्तु है उसके अकॉर्डिंग इसका अपन मान बना सकते हैं, वो भी बन जाएगा। चलो अब अगर मुझे इसका वस्तु का प्रकार पता नहीं हो तो ICM का मान हमने लिखा था बीटा इंटू MR स्क्वायर इंटू ओमेगा, और दिशा लिखूं तो माइनस का फिर के। यदि यहाँ वस्तु लिखी होती चकती है, वलय है, ठोस गोला है, तो हम उसका अपने सेंट्रो मास के सापेक्ष ले देते मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट नेचर ऑफ बॉडी इज नॉट गिवन, देन इसको आप कैसे पुट करेंगे, बीटा इंटू MR स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब दोनों समान दिशा में है तो अब आप उसका ओनली परिमाण लिख सकते हो m v0 कितना, देखो शुद्ध लौटनी गति में, शुद्ध लौटनी गति में जो इसका v0 है उतना इसका है ओमेगा इंटू R, तो v0 का वैल्यू जो बेटा है वो R इंटू ओमेगा के बराबर है, इसलिए मैं इसके स्थान पे R इंटू में करूंगा, तो ये हो गया R स्क्वायर इंटू ओमेगा, दिशा को दोनों समान दिशा में है ऐड कर दूंगा,
प्लस देखो इसको, ये हो गया आपका बीटा, और मास भी कौन सा है, देखो कैपिटल एम है, जो भी मास है वो एक ही लेना है, स्मॉल एम तो सारों में स्मॉल एम ही लेना है, तो ये भी आपको स्मॉल एम ही लेना होगा सारे, ये भी आपको स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। क्लियर? अब इन दोनों को अपन जोड़ें तो देखें ये होगा 1 प्लस बीटा इंटू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, बस माइनस का के, यदि वस्तु इस तरफ गति करेगी तो प्लस का के पास जाएगा, वो डायरेक्शन आ जाएगी। तो इस उत्तर से आप आसानी से बिंदु P के सापेक्ष इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार से देखो, यदि आपसे पूछे कि ओरिजिन के सापेक्ष इसका जे ज्ञात करो भाई, कुल जे ज्ञात करो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तभी इसका देखो रेखीय संवेग का इस तरफ और रोटेशन का वही, तो मान तो यही आना है। इसको किसी और रूप में आप प्रकट कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, परंतु आंसर इसका ये आना है। जैसे आप इस बिंदु के सापेक्ष देखो तो भी यही इसका टॉर्क आर्म होगा, यही इसकी रेडियस बन जाएगी, तो आप इसको ऐसे तो लिखोगे जे, इसका टोटल हम क्या लिखने वाले, देखो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, और मैं इसके आईसीएम को आईसीएम ही रहने देता हूं, आर स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस आईसीएम इंटू ओमेगा। क्लियर? मैं बदल रहा नहीं हूं, आईसीएम को आईसीएम ही रहने दे रहा हूं। अब देखो इसमें से ओमेगा अपन कॉमन ले लें बेटे, तो एम आर स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख दूं, देखो आईसीएम को लिख रहा हूं पहले, आईसीएम प्लस एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये लो। इस प्रकार की थोड़ी सी कहानी कहीं पे आपको ऐसे आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर ऐसा कहीं आपने पढ़ा था, ऐसा आपने कहीं पढ़ा होगा समांतर अक्ष पर में याद हो तो आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर, ये क्या है, देखो ये पॉइंट P तो देखो है ना आप, यदि बिंदु P इस एक्सिस के सापेक्ष आप इसका निकालते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के सापेक्ष, तो ये आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर होगा, इसका निकालूं तो अलग आएगा। देखो ध्यान दो आप, ये आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर क्या है, बिंदु P के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो पूरे को आई पी इंटू ओमेगा, जे जो कुल इसका आ रहा है वो आई पी इंटू ओमेगा के बराबर है। तो ऐसे प्रश्न जब भी प्रश्न पूछे इस बिंदु के सापेक्ष आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ओमेगा से गुणा करके सीधे इसका आंसर ज्ञात कर सकते हो। जो इसके सापेक्ष है वही इसके सापेक्ष, परिमाण समान है, लिखने के तरीके आपके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन हम बता दें, एक क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है ये स्टेज थर्ड का 34, क्लियर? लैंग्वेज आप देख लें, पढ़ लें अच्छे से। क्वेश्चन इस तरह से है, ये है मूल बिंदु O, वस्तु आपको दे रखी है जिसकी रेडियस है कैपिटल R, इस तरफ गति हो रही है, इसका कोणीय वेग दे रखा है आपको ओमेगा बेटे, और ये पॉइंट इसका संपर्क बिंदु P। तो प्रश्न कह रहा है कि ओमेगा से लुढ़कती हुई चकती वस्तु क्या है, चकती जिसका द्रव्यमान भी दे रखा है आपको स्मॉल m, चकती का मूल बिंदु के परितः कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। तो मैंने तो बता दिया ना, आपको इसके सापेक्ष ज्ञात करना हो चाहे इसके सापेक्ष, आपका आंसर तो वही आएगा, जे ओ आपको ज्ञात करना है। तो मैंने कहा इसके सापेक्ष निकालो इसका पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी आई पी इंटू कर दो ओमेगा, आई पी कितना बोलो, इसके सापेक्ष निकालना हो तो इसका आईसीएम प्लस ये चकती का ये था एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 3/2, याद है ना? बिंदु आपको इसके सापेक्ष निकालना था, तो ये एक्सिस इसका कितना बोलो, चलो समांतर इसके यहां क्या बन गया, ये चकती का सेंटर ऑफ मास तल के लंबवत 1/2 एम आर स्क्वायर, यहां निकालना हो तो ये प्लस ये, तो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस कौन सा एम आर स्क्वायर, तो कितना 3/2 एम आर स्क्वायर, तो 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा कर सकते हो। यदि मान लो इससे ज्ञात करना हो 1 प्लस बीटा से तो भी कर सकते हो। तो देखो इससे अपन देखें तो 1 प्लस बीटा इंटू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, याद करो
चकती का बीटा सदा हरी कितना है 1/2, तो 1 + 1/2 अगेन 3/2 mr²। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे प्रश्नों को डील कर सकते हो। कर लेंगे तो बढ़े आगे अपन। अब हम नत्तल पे जो अपन ने क्वेश्चंस या जो टॉपिक पढ़ा था उसका या काइनेटिक एनर्जी की जो बातें पढ़ी थी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। तो पधारें आप, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूं काइनेटिक एनर्जी के बहुत बेसिक प्रश्न। तो क्वेश्चन लिख लें आप लैंग्वेज। क्वेश्चन है एक वस्तु क्षैतिज तल पर लुढ़क रही है। एक वस्तु क्षैतिज तल पर लुढ़क रही है। क्लियर? तो ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है यदि वस्तु की स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा का मान घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर है, यानी kT बराबर kr है, तो वस्तु क्या है ये पहचान करनी है। इस तरह के प्रश्न पूछ जाते हैं। अब ये पूरा लैंग्वेज के रूप में ऐसा लिखा नहीं आएगा, लैंग्वेज के रूप में लिखाएगा कि स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा का मान घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर है तो वस्तु क्या है। तो आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया। हमने पढ़ा था बेटा kT इक्वल टू क्या था, सॉरी हमने पढ़ा था kr इज इक्वल टू बीटा इंटू k ट्रांसलेशनल। याद है आपको दे रखा है क्या, देखो यहां दे रखा है kr इक्वल टू kT, kr इक्वल टू कर दो इसको 1 इंटू kT। तो तुलना करने पे देखो हमें क्या मिला, बीटा इज इक्वल टू 1। तो बीटा 1 किसका होता है आप जानते हो, रिंग के लिए, वाले के लिए, छल्ले के लिए, है ना। तो इसका आंसर हो गया रिंग। दूसरा प्रश्न आते हैं बी। अगला प्रश्न ये है यदि वस्तु की घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान, वस्तु की घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा का 40% है। वस्तु की घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा का 40% है, यानी kr बराबर 40% ऑफ kT। तो आप लैंग्वेज के रूप में लिखना है, इस रूप में तो फिर क्या कि इजी हो जाता है प्रश्न। और गलती हम लोग जो नीट के बच्चे करते कहां पर है, हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को भाप नहीं पाते हैं, वो क्या दे रहा है, क्या हमें करना है, ये मालूम नहीं पड़ता ना। तो ये लिखा था मैंने कि वस्तु की रोटेशनल यानी घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान स्थानांतरीय का 40% है, तो फिर वस्तु क्या है, वापस वही प्रश्न आपका है। तो वस्तु क्या है, वस्तु की प्रकृति अपने को मालूम करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हम कर रहे थे वैसे चलने दो। kr क्या है बेटा 40%, 40/100 कर दूंगा इंटू kT। हटाओ इसको, 0 से 0 हटा दो, 2 से इसको कर दो डिवाइड, 2/5 कर दूं, तो बेटा हमें मिला 2/5 k ट्रांसलेशनल। आप जानते हो kr का फॉर्मूला क्या था, वो था बीटा इंटू kT। तुलना कर दो, 2/5 आ गया। तो तुलना करते ही आपको बीटा का मान मिला 2/5। ये किसके लिए होता है, सदा हरी। तो सॉलिड स्फीयर के लिए, तो ठोस गोले के लिए कहानी आएगी, कर सकते हो ना। देखो प्रश्न हो गया आपका। फिर मैं लेता हूं इसका प्रश्न सी। देखो तो अगला प्रश्न ये है, यदि प्रश्न है देखो
यदि वस्तु छल्ला है तथा इसकी स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा का मान E है, स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा का मान E है, तो कुल गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। फिर बार बार कह रहा हूं, ये सारा प्रश्न है वो लैंग्वेज में, तो आप लैंग्वेज के रूप में ही लिखेंगे, है ना, क्योंकि लैंग्वेज से तो आपको फिर फाइट करनी पड़ेगी ना। अब इस क्वेश्चन के पहले का पार्ट क्या है, वस्तु लुढ़क रही है, ये ध्यान देना ना, उसके बाद सारे क्वेश्चन अपन बना रहे हैं। तो देखो भाई क्या था कि इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी KT का मान आपको दिया हुआ है E। वस्तु कौन सी है, छल्ला यानी रिंग, तो रिंग का बीटा है बेटा 1। ओके, आपको KT दे रखा है, पूछा क्या K टोटल क्या था 1 प्लस बीटा इंटू K ट्रांसलेशनल, तो 1 प्लस 1 इंटू K ट्रांसलेशनल तो हो गया 2 KT, और KT का मान क्या दिया था अपने को E, तो आपका आंसर क्या आएगा 2E। यूं करना है साहब क्वेश्चन, है ना। अब आते हैं अपन इसके D वाले प्रश्न में। D वाला प्रश्न है, बिना फिसले लुढ़कते ठोस बेलन की स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा का मान 10 जूल है, यानी KT बराबर 10 जूल है, तो इसका KR व K टोटल, यानी अब ये भी लैंग्वेज में ही ध्यान देना, तो इसकी गुण गतिज ऊर्जा व कुल गतिज ऊर्जा के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटे, ठोस बेलन की बात की जा रही है, तो ठोस बेलन तो चक्की जैसा होता है, उसका बीटा कितना 1/2 होता है, तो इसको भी सॉल्व कर लें। आपको दे रखा है K टोटल 10, सॉरी K ट्रांसलेशन दे रखा है अपने को, तो बेटे KR का मान हमने पढ़ा था बीटा इंटू KT, और ठोस बेलन के लिए कितना होता है 1/2 इंटू KT, और KT का मान इसमें रख दो, तो 1/2 इंटू 10 तो हो गया 5 जूल। और अगर आपको इसको निकालना हो टोटल के रूप में, वो है बेटे 1 प्लस बीटा इंटू KT, तो 1 प्लस 1/2 ये हो गया आपका 3/2 इंटू KT है हमारे पास 10, 30/2 ये हो गई 15 जूल। कर सकते हो, कर दिया। अब आते हैं इसके एक और प्रश्न में, ये प्रश्न ले रहा हूं, प्रश्न की लैंग्वेज अपने को परेशान करेगी। प्रश्न यह है कि 100 ग्राम द्रव्यमान व 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान, तो चाल के बारे में कुछ ना दे रखा हो तो हमने कहा आपको इस प्रकार की चाल हमेशा वस्तु के सेंटर ऑफ मास की चाल कहलाती है। चाल से गतिमान दो गोलों में से एक फिसलता है, या पूरा सही रूप में एक बिना लुढ़के फिसलता है, वह दूसरा बिना फिसले लुढ़कता है, तो इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बात समझ ना, एक बिना लुढ़के फिसलता है, वह दूसरा बिना फिसले लुढ़कता है, तो इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि इन सारे प्रश्नों में मैं इस बात की ओर आपको ले जा रहा हूं कि हमें लैंग्वेज किस प्रकार से काम में लेनी है, समझे। तो जैसे इसमें जैसे हमारे पास दो स्फीयर थे, यदि P को मान लो, एक तो P, इसको A को Q मान लो, तो P तो आपको क्या कह रहा है, P तो कह रहा है कि शुद्ध स्थानांतरित गति हो रही है, बिना लुढ़के, सॉरी बिना वहां थी बिना लुढ़के फिसलनी गति थी, तो स्थानांतरित। अब ऐसे में इसकी जो एनर्जी हम लिखेंगे KP,
वो तो बेटा ओनली के ट्रांसलेटरी तो मोशन होगी। दूसरी बात देखो, क्यू मान लो दूसरे को, वहां कह रहा है कि बिना फिसले लुढ़क रहा है तो लोटनी गति हो गई। अच्छा वो भी देखो केपी की, ध्यान दें आप अच्छे से, केपी की आपको पूछिए टोटल, तो वहां तो टोटल ही क्या है, ट्रांसलेटरी है, टोटल ही ट्रांसलेटरी है। परंतु अगर क्यू की बात कहता हूं, वो शुद्ध लोटनी गति कर रहा है बेटा। जब शुद्ध लोटनी गति कर रहा है तो के क्यू यानी इसकी हमें टोटल निकालना हो, वो क्या है, वो इसके पास दोनों है, ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी है। तो उसको हम किस रूप में लिखेंगे, 1 प्लस बीटा इंटू के टी। अब देखो दोनों के मास इक्वल हैं, दोनों के सेंटर मास की स्पीड इक्वल है, तो जो के टी के रूप में पर लिखते हैं ना हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, वो तो बराबर दोनों का बराबर है, इसलिए अपन इनका अनुपात निकालेंगे। तो के पी अपॉन के क्यू बराबर बेटा देखो के टी अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू के टी, और ये आपस में इक्वल है, इसको आप उड़ा सकते हो, तो हो गया 1 अपॉन 1 प्लस बीटा। देखो लैंग्वेज के आधार का बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न या ऐसा क्वेश्चन नीट में आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो बीटा बोलो साहब कितना था ठोस गोले का, कि 2/5 करो ऐड इसमें 1, 7/5 उल्टा कर दो 5/7, ये इसका रेशियो आ गया। समझ गए? तो यूं अपने क्वेश्चंस करने हैं। अब इसी के साथ देखो फिर हम जो क्वेश्चन ये करे हैं, अब आता हूं मैं नत्तल पर। नत्तल के भी एक अच्छे कॉन्सेप्ट में हम आपको ले जा रहे हैं। तो देखो नत्तल वाले में जैसे अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था कि जब किसी एक दृढ़ पिंड को नत्तल के शीर्ष से छोड़ते हैं तो छोड़ने पर वो नीचे गति करता हुआ आता है। अब जब नीचे गति करता हुआ आता है तो वहां पर प्रश्न में ये आपको खुद तय करना पड़ेगा कि वस्तु फिसलते हुए आ रही है या बिना फिसले लुढ़कते हुए आ रही है। तो जब प्रश्न में घर्षण दे रखा हो तो बिना फिसले लुढ़कते हुए मानना, जब लिखा हो चिकनी सरफेस है तो बेटा लुढ़कना संभव नहीं है, क्योंकि आप जानते हो लुढ़कने के लिए फ्रिक्शन आवश्यक है। लुढ़कती गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है, पर उसको उत्पन्न करने के लिए, उसको पैदा करने के लिए आवश्यक है। तो शुद्ध लोटनी गति में हम एक दो अच्छे प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। एक तो देखो स्टेज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, ये भी लैंग्वेज के आधार पे अपने आप में बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, उन पे थोड़ा सा अपन डिस्कशन करते हैं। देखो उसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है उस पर पहले मंथन कर लें हम लोग। ये नत्तल है, इस पर एक दे रखी है अपने को दृढ़ वस्तु। इस वस्तु के बारे में आपको कुछ बातें बता रखी हैं। इसकी रेडियस कैपिटल R है, इसका द्रव्यमान कैपिटल M है, और जो रिजिड बॉडी बेटा है इसके लिए लिखा है कि 1 प्लस I अपॉन mr² इज इक्वल टू बीटा। ये प्रश्न भी मैं इसलिए लिखा रहा हूं या बता रहा हूं कि लैंग्वेज का या प्रश्न में जो दे रखे होते हैं संकेत, वो हम जो क्लास में डिस्कस करते हैं, क्या उससे कुछ अलग आ जाए तो क्या करें फिर। वहां ऐसा नहीं कि अपन पेज पेपर को छोड़ के भाग जाएं, ऐसा नहीं है। आपको आपने जो पढ़ रखा है उसको क्वेश्चन में जो लैंग्वेज आ रही है एग्जाम में, आपको उसके अनुरूप अपने आप को ढालना है, तभी तो आपने कुछ सीखा है। तो क्या सीखा फिर आपने, जो आपने सीखा उसको फिर पेपर में क्वेश्चन है उसके अनुरूप आप ढालो, उसको अप्लाई करो, उसका सदुपयोग करो। भी होता है क्या है, मैं लिए टीचर करता है क्या है, उसके पास चीजें हैं क्या, दो चीजें उसके पास कॉन्सेप्ट है, खुद पे अप्लाई करता है और सप्लाई करता है। आपने खुद पे अप्लाई करना है फिर सप्लाई करना है, अप्लाई करना है सीखने में, सप्लाई करना है आपको अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको सही से करना। तो पहले खुद पे अप्लाई करें उन क्वेश्चंस को और सप्लाई कर दो फिर बाहर। ठीक है, आ जाओ। तो ये दे रखा है अपने को ठोस पिंड, R इसकी रेडियस है, M इसका द्रव्यमान है, इसको मान रहे अपन एक दृढ़ पिंड, और इसका दे रखा है अपने को 1 प्लस I अपॉन mr² इक्वल टू बीटा। अभी तक हम लोग ध्यान दो, बीटा हम किसको मानते आ रहे थे, वो था k²/r²। याद करो आप, k² अपॉन r² को हम लोग बीटा मान रहे थे। याद आ रहा है कुछ? अब ये कह रहा है कि 1 प्लस I अपॉन mr² बीटा दे दिया अपने को, कोई इश्यू नहीं है। अब आपको इसको बीटा मानना है, इसको बीटा बोल जाना है, बेटा इसको बोल जाना है, माना कि बोल गए, आ जाओ।
अब इसको छोड़ा आपने, वस्तु यहां से गति करते हुए नीचे आ गई, तो आपसे अब ये पूछ रहा है नीचे आने पर इसका v कितना है, ये आपको बताना है, ये इसका त्वरण कितना है और इसका टाइम कितना है। क्लियर? तो आ जाओ, पहले आप जो इसको सॉल्व करें उससे पहले मैं आपको कुछ बातें यहां बता दूं कि 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, ये आपको दिया हुआ है। अच्छा, अब ये जो आई है लिखा है दृढ़ पिंड, बार बार कह रहा हूं जहां कहीं पर भी किसी वस्तु की प्रकृति मालूम नहीं हो तो हम क्या कहते हैं, उसका आई क्या है, आई इसका है क्या, इसका आई है बेटा, या तो मैं लिखूं इसको एम के स्क्वायर या लिखूं इसको बीटा इंटू एम आर स्क्वायर, दो ही मेरे पास तरीके हैं ना। तो एक बार जो हम बीटा तो आपको अलग दे रखा है, तो जो चीज सामान्य है गुणन त्रिज्या वाला कॉन्सेप्ट है उससे मैं इसको ले रहा हूं आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ओके, तो मैं लिखूं इसको 1 प्लस ये लो बेटा जी एम के स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, एम से एम कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू बीटा। तो आप देखें इस पूरे पद का मान अपने को बीटा दिया हुआ है, समझे ना, ये सब इसके स्थान पे। और अभी तक हम क्या ले रहे थे, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को मैं इसको बीटा ले रहा था, परंतु अब इसने क्या मान लिया, इसको इस पूरे को बीटा माना है, कोई इश्यू नहीं। आपको अब ये पूछें वस्तु कैसे गति करते हुए आ रही है, बिना फिसले लौटने गति कर रही है, लुढ़के गति कर रही है। अब इसमें देखो आपको इसमें v निकालना है, याद करो v का फॉर्मूला क्या था, √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। याद करो इसका a क्या था, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। याद करो t का फॉर्मूला क्या था, 1 बाई साइन थीटा इंटू रूट ऑफ ये 2h बाई जी इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये इसके सब फॉर्मूले थे। तो जहां जहां पर अब 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है वहां उसको बीटा से रिप्लेस कर दो और आंसर फाइंड कर दो। तो ये लो बेटे जी, यहां बन गया ये 2gh अपॉन 1 प्लस दिस बीटा, यहाँ ये आपका है जी साइन थीटा अपॉन ये हो गया आपका अगेन बीटा। इसको लिखें तो ये देखो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू ये तो 2h बाई जी तो है ही, पर तो इसके स्थान पे फिर आप क्या लिख दो, बीटा। हो गया ना प्रश्न। ठीक इसी तरह से एक बहुत ही शानदार प्रश्न आपको और बताऊं, देखो ये प्रश्न है, उसकी जगह देखें आप, क्योंकि जब भी हम कहीं कोई वार करता है तो जगह यानी स्थान समय और जो स्थिति है उसके अनुसार शब्दों की शक्ति हुआ करती है ना, जो हम बोलते हैं उसकी पावर होती है, हमने कब बोला है, किसके लिए बोला है और कहां बोला, उसका स्थान, उसका समय और व्यक्ति विशेष जिसके लिए बोला गया है, उन सब को ध्यान में रखते हुए जो बोलेंगे तो उसकी हमेशा पावर हुआ करती है। ओके, आ जाओ, क्वेश्चन अपना है स्टेज 3 का क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपसे कह रहा है यदि किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्वेश्चन था एक गोलीय पिंड का, ओके पहले थोड़ा स्पेस खाली कर दूं क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको अपन यहां ऐसे मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि उस क्वेश्चन के बाद जो नया क्वेश्चन बन रहा है वो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, वहां नीट आपको वो प्रश्न पूछ सकती है। तो क्वेश्चन है एक गोलीय पिंड, एक गोलीय पिंड, उसका द्रव्यमान कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ये सब दे दिए। क्षैतिज से थीटा कोण वाले नत्तल, लैंग्वेज आप समझ लें, देख लें अपने मॉड्यूल में, क्षैतिज से थीटा कोण वाले नत्तल पर बिना फिसले लुढ़कते हुए नीचे आती है, तो उसका त्वरण कितना होगा वो आपसे पूछा, ओनली इसका ए पूछा है, ओनली इसका आपको त्वरण पूछा है। तो अरे हम जानते हैं ना देवताओं, ए तो क्या था, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। हमारे पास तो एम भी है, आर भी है, आई है, पर के तो नहीं है, तो के को रिप्लेस करना पड़ेगा। अच्छा कैसे रिप्लेस करें, तो देखो आप ही जानते हो कि जो आपका आई होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, कितना होता है बेटा जी, बीटा इंटू एम आर स्क्वायर, याद करो
होता है ना, एक मिनट, ये तो फॉर्मूला होता ही आपका, ये तो फॉर्मूला होता ही है बेटे। हाँ चलो ठीक है, यहां तो कोई समस्या नहीं भाई, एम आर आई सब होता है, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर भी होता है। अच्छा, मैं आपको क्या कहता हूं हमेशा कि ये आपका जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस इस पूरे को हम क्या ले सकते हैं, बीटा। मेरे हिसाब से मैं इसको बीटा यूज करता हूं। अब बीटा क्या है उसको देखो, आई इज इक्वल टू है बीटा एम आर स्क्वायर, तो इससे मैं बीटा ज्ञात कर लूं तो मेरे पास वैल्यू आती है आई अपॉन एम आर स्क्वायर, आती है ना। तो मैं इसके स्थान पे लिख दूं, या फिर देखो भी, चलो पहले पूरा कर लो इसको, तो हमारे पास ये हो गया ए बराबर जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। देखो वही प्रश्न आ गया जो यहां था, इसमें आपको दिया था ना वाला कि 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, परंतु तो इसने तो पूरे को मान लिया था, पर रियल में तो ये है ना। देखो मैं जैसे इसमें यहां ले रहा था, ये इसके स्थान पे ये है, क्लियर। तो ये वापस देखें, ए इज इक्वल टू हमारे पास जी साइन थीटा इंटू अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ये इसका त्वरण है, ये भी सही है ये भी सही है। फायदा क्या हुआ, उस फायदे के लिए आपको एक विशेष क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ये तो आपका आंसर आ चुका है, ये तो आंसर आपको मिल गया। अब देखो इस क्वेश्चन में जो आप आंसर निकाल रहे हैं उसका एक बहुत अच्छे प्रश्न में क्या जोड़ है, उसका क्या इसका लिंक है, वो अपन समझेंगे। पर मैं एक बात और बता रहा था कि इसी से सीधा बनाना हो तो क्या करना, देखो उसके लिए हमने कहा था यदि मैं इसको m से कर दूं मल्टीप्लाई, m से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, बोलो पड़ा हो तो बता दो। और ये क्या, देखो मैंने इससे पहले यहां देखो मैंने यहां लिखा था कि i इज इक्वल टू क्या है, एम के स्क्वायर इक्वल टू क्या, बीटा एम आर स्क्वायर। तो जब किसी वस्तु की प्रकृति मालूम नहीं हो तो अब i के स्थान पे या तो m के स्क्वायर लिखो या लिखो बीटा इंटू एम आर स्क्वायर, है ना। तो m के स्क्वायर लिखना ज्यादा श्रेष्ठ होता है जब कुछ मालूम ही नहीं हो। तो इसको अपन किससे रिप्लेस करते, देखो i से, तो i अपॉन एम आर स्क्वायर, आगे दो इसमें दे, चाहे तो इस स्टेज से आओ चाहे दे आओ, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये सबसे प्यारा फॉर्मूला है जब कोई वस्तु किसी नतल के शीर्ष से समतल सरफेस से पहुंचती है त्वरित गति करती हुए, तो उसका ए हमारे पास जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई एम आर स्क्वायर। अब देखो बहुत सुंदर प्रश्न बनता है, मान लो दो वस्तुएं हैं, दोनों के m और r बराबर हैं, हो सकता है ना। दो वस्तु दे दी आपको, दोनों के मास और रेडियस बराबर दे रखे हो, क्लियर, और दोनों समान नत्तल यानी समान कोण वाले किस नत्तल पे सिर से छोड़ दिए जाए, उस कंडीशन में a का मान किस पर डिपेंड करेगा, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है ना। बोलो, मान लो हमारे पास दो बेलन है, दो अपन बेलन मान लें, एक P और Q है, मैं कहता हूं दोनों समान द्रव्यमान के हैं। P में मोस्ट ऑफ मास मान लो उसकी परिधि की तरफ हो, बाहर की तरफ हो, और Q में पूरा मास उसके मान लो सेंटर की तरफ हो। तो P में पूरा मास कहां है, पूरा मास नहीं, उसका अधिकांश मास मान लो परिधि की तरफ है। तो हमने पढ़ा था कि मोर मास मोर डिस्टेंस, जिस अक्ष के प्रति वो लौटनी गति कर रही है तो सेंटर में तो उसके एक्सिस हो गया ना, तो मोर मास बाहर की तरफ है तो उसका आई बड़ा हो गया। और जब हम दूसरा कह रहे हैं Q वाले में, वहां मैं कह रहा हूं उसका मोस्ट ऑफ मास कैसा है, वो सेंटर की तरफ है, तो उसका ये तो कम हो गया। तो देखो इसमें जिसका आई कम है, इसका नीचे वाला पद कैसा कम होगा, तो जिसका आई कम होगा तो उसका ए ज्यादा होगा। बात समझ रहे हो क्या, इस फॉर्मूले में यहां ये ऐड हो रहा है, तो इसमें ये जैसे इसको जितना अपन बढ़ाएंगे, जितना ये ज्यादा होगा ए उतना ही कम होगा, जितना ये आपका आई कम से कम होगा ए उतना ही ज्यादा होगा। तो प्रश्न ये है, आप इसको नोट कर लें, मैं इसकी लैंग्वेज बोल देता हूं आपको कि समान तल से दो ठोस बेलन P व Q जिनके द्रव्यमान व त्रिज्याएं बराबर हैं को छोड़ा जाता है। P का अधिकांश द्रव्यमान उसकी परिधि की तरफ, Q का अधिकांश उसके सेंटर की तरफ है। तो दोनों में से पहले कौन आएगा, दोनों में से किसका वेग ज्यादा होगा, किसकी कोणीय चाल नीचे ज्यादा होगी, ये हमसे पूछेगा। तो देखो जिसका आई कम से कम है उसका ए ज्यादा है। अब आई कम से कम किसका है बेटे, आई कम से कम किसका था, देख लो आराम से, समझ लो ना। तो किसका कहां मास का डिस्ट्रीब्यूशन है,
उसके अनुसार है। तो मास और रेडियस के समान होने पर भी ए है वो आई पे डिपेंड कर सकता है। बोलो, ये तो कांस्टेंट है ना, तो आई जितना बड़ा होगा उतना नीचे वाला मान ज्यादा होगा, और जितना ये मान ज्यादा होगा उतना ही ए कम हो जाएगा। तो ए का मान आई के ज्यादा होने पर ए कम होगा। अच्छा, ए यदि कम है तो वेग भी कम होगा, समय ज्यादा होगा। यदि ए कम है तो इसका मतलब वेग उसका कम होगा और समय उसका कैसे ज्यादा होगा। और अगर मैं इसका उल्टा केस लेता हूं, आई बड़ा है, आई मान लो छोटा है, आई के कम होने पर ए कैसा बड़ा होगा, तो वी भी अधिक होगा, परंतु उसका समय कैसा कम होगा। तो कौन पहले कौन लेट आएगा उसकी व्याख्या आप कर सकते हो। और वी जिसका बड़ा है उसका ओमेगा भी ज्यादा है। तो किसमें क्या करोगे, आई किसका अधिक है, आई कम किसका बेटे, आई जिसका कम होगा वो कहाँ है, जिसका मास जितना पास है सेंटर के। तो जो ठोस बैलेंस जिसका मास अपने सेंटर की तरफ ज्यादा है उसका वेग अधिक होगा, उसका त्वरण भी अधिक होगा, और वो देरी से, वो सबसे पहले आएगा, उस समय उसका कम हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो इस लेक्चर में अपन यहां तक बात समझते हैं। तो मोस्ट ऑफ पार्ट आपका यहाँ कंप्लीट हो जा रहा है। अब दो चीजें इसमें रह रही है। तो आपका जो 146 लेक्चर है वहां पर अपन डिस्कस करेंगे, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरा टॉपलिंग। दो महत्वपूर्ण टॉपिक इसके रहे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका 147 लेक्चर है, जो आप रोटेशन का लास्ट टॉपिक, लास्ट आपका होगा लेक्चर, वहां अपन सिर्फ क्वेश्चंस डील करेंगे। तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, और भी क्वेश्चंस बचेंगे वो सारे आपको यहाँ पर बता दिए जाएंगे। तो अब इस लेक्चर पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, जय CLC।